हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, नेशनल मूवमेंट। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम लोग इसमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के प्रारंभिक चरण को देखा है। आज अपनी इस दूसरी वीडियो के माध्यम से भारत में शिक्षा के विकास के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ल्स फर्स्ट का डिस्पैच, सैडलर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हंटर आयोग, रेले कमीशन, 1935 का शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इन तमाम टॉपिकों के विषय में अध्ययन करेंगे, चूँकि यहाँ से सभी लगभग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड का डिस्पैच सबसे पहले तो सामान्य परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि ये कब आया हुआ था, तो इसे हमें याद रखना है कि 1854 ईस्वी में आया था। चार्ल्स वुड क्या थे? चार्ल्स वुड एक अंग्रेज विद्वान हुआ करते थे। शिक्षा से जुड़ा हुआ उनको काफ़ी ज्ञान था और शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करने का उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था। इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू उन्हीं को इस पर विशेष कार्य करने का जिम्मेदारी, विशेष कार्य, विशेष प्रावधान, विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए, विशेष प्रस्ताव बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए इन्हें जिम्मेदारी प्रदान की गई। और इन्होंने 1854 में अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया चार्ल्स वुड का डिस्पैच। और इसे भारतीय शिक्षा का या भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्यों कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? से मतलब क्या है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा से मतलब है कि इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारत की संपूर्ण, यानी कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में शिक्षा में कैसे विकास किया जाए, शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाए, इंस्टीट्यूट कैसे स्थापित की जाए, यानी कि शिक्षा के चतुर्थिक रूप पर विकास पर इसमें कार्य किया गया। इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक विस्तृत व्याख्यान, एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। एक चीज था इसमें, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का जो विवाद हुआ था, उसमें अंततः मुनरो मैकाले तथा एल्फिंस्टन के ग्रुप, जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, उसकी विजय हुई थी। और अंत में चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा को ही विशेष जोर दिया गया, यानी पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आने वाली परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षाओं में आपके बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, चूँकि यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, यानी कि जो उच्च शिक्षा हर लेवल की एजुकेशन थी उसको अंग्रेजी भाषा में देने के प्राविधान किया गया, उस पर अंग्रेजी पर जोर दिया गया, लेकिन देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। लेकिन यहाँ कहा गया कि देसी जो भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो लोकल भाषाएं हैं, उसकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। चूँकि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अगर हम देसी भाषाओं का प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो लोग प्राथमिक शिक्षा को ही ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तो उच्च शिक्षा तक पहुंचने में उन्हें कठिनाई होगी। इसलिए उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी रखा गया, लेकिन देसी भाषाओं के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट होता है गांव में देसी भाषाई पाठशालाओं की स्थापना पर जोर। यही चीजें कहा जा रहा है देसी भाषाओं, यानी कि देसी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं से युक्त प्राथमिक पाठशालाएं, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमें पाठशालाओं में दी जाती थी, तो उसकी स्थापना पर भी जोर दिया गया। एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना, एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं कॉलेज, हाई स्कूल एवं कॉलेज, यानी कि एक तरह से यहाँ माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है कि वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना पर जोर दिया गया। शिक्षा में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन में अनुदान, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसका, कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन में अनुदान की पूर्ति, यानी जो निजी संस्थान थे, निजी लोग थे जो अपने तरीके से शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, इंस्टीट्यूट स्थापित करना चाहते थे, व्यवस्थाएं लागू करना चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाए और उन्हें अगर धन की कमी होती है तो उन्हें अनुदान प्रदान किया जाए। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो पाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर एवं स्थापना है। यहाँ पर इसलिए मैग्ना कार्टा कहा गया चार्ल्स वुड डिस्पैच को। यहाँ पर सभी क्षेत्रों में हमने जैसा कि बताया कि चतुर्दिक
सभी क्षेत्रों पर, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यावसायिक, तकनीकी, निजी, प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक, सभी क्षेत्रों में कार्य की बात की गई, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर, यानी कि बच्चे स्टूडेंट व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो वह आगे चल करके अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने हुनर को, अपने ज्ञान को वह प्रदर्शित करेंगे और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके वह देश के विकास में, कंपनी के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे तथा ऐसे संस्थानों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट होता है लंदन विश्वविद्यालय की इधर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। इस समय तक लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी होती है और इसी तर्ज पर चार्ल्स डिस्पैच में ही ये कहा गया कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जो कि यही 3 प्रेसिडेंटियाँ अंग्रेजों की सबसे प्रमुख प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो इन्हीं कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। और ये विश्वविद्यालय, चूँकि ये समय चल रहा है 1854 और इसी के 3 वर्षों बाद यानी 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विद्रोह भी हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये विश्वविद्यालय पहले स्थापित किए गए हैं या 1857 के आंदोलन के बाद स्थापित किए गए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति से पहले ही ये विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके होते हैं। 1857 में ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी होती है। नेक्स्ट होता है प्राथमिक, माध्यमिक, स्त्री शिक्षा पर जोर तथा प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग। यहाँ कहा जा रहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा स्त्री शिक्षा पर, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा एवं महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा से विमुख न किया जाए, उन्हें शिक्षा से दूर न रखा जाए, बल्कि महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया जाए तथा हर एक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना पर जोर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हंटर शिक्षा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी में आया हुआ था, यानी कि 1882 इसकी सबसे महत्वपूर्ण डेट होती है। और ये डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक 22 सदस्यीय आयोग था। इसकी अध्यक्षता में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक 22 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इसका जो मेन लक्ष्य था, जो मेन उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा के लिए यह जुड़ा हुआ था। हंटर शिक्षा बार बार पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ था, तो यह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था हंटर शिक्षा आयोग के तहत। निजी प्रयत्नों को संरक्षण तथा नगर एवं जिला बोर्ड का अधिकार, कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पर विकास के लिए निजी प्रयत्नों को संरक्षण दिया गया। जो लोग आगे बढ़ करके आ रहे थे शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए, शैक्षिक क्षेत्रों में विकास करने के लिए, अपना सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तथा नगर एवं जिला बोर्ड को अधिकार भी दिया गया। जो नगर थे, जो जिला बोर्ड थे, उन्हें भी अधिकार दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में वह सर्वेक्षण करें, नई नई नीतियाँ लागू करें और इस क्षेत्र का विकास करें। तो हंटर शिक्षा आयोग मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट होता है माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक एवं साहित्यिक शिक्षा पर जोर। इसमें आगे चल करके कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा से ऊपर जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है, वहाँ पर व्यावसायिक एवं साहित्यिक, व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसाय गति शिक्षा दी जाए तथा साहित्यिक शिक्षा पर जोर देने की बात की गई। नेक्स्ट होता है शारीरिक शिक्षा पर जोर, मुसलमानों की शिक्षा पर भी जोर। हंटर शिक्षा आयोग के तहत शारीरिक शिक्षा पर जोर देने की बात की गई, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा से ही शारीरिक शिक्षा को अगर हम लागू करते हैं तो स्टूडेंट्स, बच्चे अपने शारीरिक विकास, शारीरिक देख रेख, अपने स्वास्थ्य आदि की तरफ भी वो सचेत होंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर वह तन से स्वस्थ रहेंगे तभी तन से स्वस्थ रहेंगे जब वो शारीरिक शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर कैसे बलिष्ठ होगी, कैसे मजबूत होगी, हमारे शरीर को कैसे पोषक तत्व चाहिए और अनेक प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं शारीरिक शिक्षा के विकास से, उन पर जोर दिया गया तथा मुसलमानों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट होता है 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। इसी हंटर शिक्षा आयोग जब आया था 1882 ईस्वी में, तो इसी समय पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट होता है रैले कमीशन। ये रैले कमीशन 1901 ईस्वी में आया हुआ। तो रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन जब आगे चल करके लॉर्ड गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, तो ये मैकाले की शिक्षा योजना से सहमत नहीं थे। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मैकाले की शिक्षा योजना से सहमत नहीं थे और इन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा योजना पर एक बार फिर से विश्लेषण करने पर इन्होंने जोर दिया और कर्जन ने शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा हेतु शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। जैसा कि हमने बताया कि लॉर्ड
मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई, जो उसने 1835 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उससे लॉर्ड कर्जन सहमत नहीं हुए और शिक्षा पर एक व्यापक योजना बनाने के लिए इन्होंने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया है शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए। तो आगे चल करके यहाँ लॉर्ड रेले की अध्यक्षता में, यहीं पर शिमला में ही लॉर्ड रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन इन्होंने किया और उस विश्वविद्यालय आयोग यानी कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड रेले की अध्यक्षता में यहीं पर शिमला सम्मेलन के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। इस आयोग में तो भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा गुरदास बनर्जी थे। यानी कि रेले कमीशन के तहत लॉर्ड रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था, तो उसमें दो भारतीय सदस्य भी थे, जिसमें एक का नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा दूसरे सैयद गुरदास बनर्जी भी थे। तीसरा होता है इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम या विश्वविद्यालय आयोग 1904 में प्रस्तुत या पारित किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के थ्रू लॉर्ड रेले की अध्यक्षता में रेले कमीशन गठित किया गया 1901 ईस्वी में और इसने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा गया। तो आइए अब देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में क्या प्रावधान किए गए। तो रेले कमीशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत क्या प्रावधान किए गए उस पर हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ आप लोग ऐसे ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे हंटर को याद रखना है अलग से, ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चार्ल्स वुड क्या था, ये संपूर्ण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। रेले कमीशन क्या था, ये मैकाले की नीतियों से लॉर्ड कर्जन सहमत नहीं था और एक अलग रेले कमीशन लॉर्ड रेले के अध्यक्षता में गठित किया और विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ इसने जोर दिया। यह अधिनियम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ है। देखते हैं शोध एवं अध्यापन प्रोफेसर लेक्चरर की नियुक्ति तथा प्रयोगशाला पुस्तकालयों की स्थापना। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजों पर जोर दिया जा रहा है: शोध, अध्ययन, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय। कुल मिलाकर के 6 चीजें यहाँ, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालय शिक्षा यानी उच्च शिक्षा से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शोध एवं अध्यापन हेतु, शोध रिसर्च एवं अध्यापन, जो विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य चल रहा था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, उसके लिए प्रोफेसर एवं लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए, जो कि प्रोफेसर जो अपने विषय के विद्वान हो, गुणता हो, उन्हें ज्ञान हो, तो ऐसे प्रोफेसरों एवं लेक्चररों की नियुक्ति की जाए तथा प्रयोगशालाएं एवं पुस्तकालयों की स्थापना, यानी कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ेंगे तो उन्हें वो चीज़ों को प्रयोगशालाओं में खुद करके कि जब सीखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जा कर के उन्हें वह ज्ञान पूर्णतः परिपक्व होगा और एक नई सर्च, एक नई थीसिस, एक नई विचार भी वहीं से निकल करके आएंगे, एक नई खोजें भी वहीं से उत्पन्न होंगी और पुस्तकालय रहेंगे तो लोग वहाँ पर शोधार्थी, अध्ययन करने वाले विद्यार्थी पुस्तकालय में जा करके अनेक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आगे चल करके विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को दिया गया, यानी कि विश्वविद्यालयों का जो नियंत्रण है वह अब धीरे धीरे सरकार के हाथों में दिया जाना प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट होता है गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की सीमा निर्धारण की छूट, यानी गवर्नर जनरल को यह छूट दे दी गई कि किस विश्वविद्यालय की सीमा कहाँ तक निर्धारित की जाएगी, यानी उसकी सीमा का निर्धारण अब गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट होता है विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधार हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपए 5 वर्षों तक खर्च करने का प्रावधान किया गया। जैसा कि बहुत पहले से 1813 के एक्ट के तहत ही प्रावधान किया गया, शिक्षा पर 1 लाख, 1833 में 10 लाख खर्च करने का प्रावधान और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह प्रावधान किया गया कि विश्वविद्यालयों की स्थिति पर, यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों की स्थिति के सुधार के लिए प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए खर्च किया जाएगा और यह प्रावधान अगले 5 वर्षों तक किया जाता रहेगा। ऐसा प्रावधान किया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से जुड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1913 ईस्वी का शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव, यानी कि 1913 में शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए? इसके तहत एक प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत पे एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया जाए, यानी कि जैसा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ही प्रावधान किया गया कि विश्वविद्यालयों की सीमा निर्धारण की छूट गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अब जब सीमा निर्धारण
कर दिया गया तो ऐसा महसूस होने लगा कि हर एक प्रांत में विश्वविद्यालय होना चाहिए, और इस चीज़ को आकर के छूट दी गई 1913 के सरकारी प्रस्ताव पर। शिक्षा पर सरकारी जो प्रस्ताव 1913 में प्रस्तुत किया गया, उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोला जाए, यानी कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने के प्रावधान 1913 के सरकारी प्रस्ताव में किया गया था। नेक्स्ट होता है गोपाल कृष्ण गोखले की निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को नकार करके निरक्षरता खत्म करने की नीति लागू की गई, यानी कि अंग्रेज हुकूमत जो है वह निरक्षरता खत्म करने पर इसने जोर दिया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले की मांग थी कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। हालांकि इस मांग को वो दरकिनार कर देते हैं, लेकिन इसी की प्रक्रिया को वो लागू करते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क न करके बल्कि निरक्षरता को ही हम समाप्त करने पर जोर देंगे, कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट होता है शिक्षादायक एवं आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर। अभी तक था कि सभी प्रांतों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, और विश्वविद्यालय स्थापना के साथ साथ यह यहाँ प्रावधान किया गया कि शिक्षादायक एवं आवासीय विश्वविद्यालय, यानी कि उसी विश्वविद्यालय में शोधार्थी विद्यार्थी वहीं पर रहेंगे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, शोध करेंगे, पुस्तकालय में रह करके अध्ययन करेंगे और नवीन ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आयोगों के तहत की तरह से ही सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि यहाँ भी लग रहा है कि यह विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कौन सा? सैडलर आयोग। यह 1917 में आया हुआ था। एम सैडलर की अध्यक्षता में, माइकल सैडलर यानी कि एम सैडलर यानी माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसमें भी 2 भारतीय थे, जैसे रेल कमीशन में 2 भारतीय थे, गुरदास बनर्जी तथा सैयद हुसैन बेलग्रामी। ये याद रखना है नाम को, इन नामों को पूछा जाता है कि रेल कमीशन कौन थे? सैयद हुसैन बेलग्रामी तथा गुरदास बनर्जी थे। उसी तरह सैडलर आयोग में भी 2 भारतीय थे इस सैडलर आयोग के तहत, जिसका नाम था आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय सैडलर आयोग में शामिल थे। नेक्स्ट होता है 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की, यानी कि जो सैडलर आयोग है 1917 में आया है, यह इसके पहले 1904 में, यानी कि लगभग 13 साल पहले जो आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, उसकी आलोचना करता है। आलोचना किस रूप में करता है? इसमें ये कहा जाता है सैडलर आयोग के तहत कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक 3 वर्षीय होना चाहिए, यानी कि यहाँ विश्वविद्यालय अधिनियम में इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पर इसको स्पष्ट कर दिया जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की जो शिक्षा होनी चाहिए वह 3 वर्षीय होनी चाहिए। जैसा कि आज भी आप लोग देखते हैं कि स्नातक की शिक्षा लगभग अधिकांश क्षेत्रों में 3 वर्षीय ही है, तो इंटरमीडिएट के बाद स्नातक 3 वर्षीय होना चाहिए। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के लिए ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि अब धीरे धीरे शिक्षा से काफ़ी लोगों का जुड़ाव हुआ, बहुत तेज़ी से विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिए, पढ़ने लगे, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, और अब ऐसा महसूस होने लगा क्योंकि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जो सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत ही, तो अब यहाँ काफ़ी भार बढ़ गया कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो उस भार को कम करने के लिए उसके बगल में ही जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तब भारत ही हुआ करता था संपूर्ण, तो उस ढाका में ही एक एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट होता है महिला शिक्षा प्रसार हेतु महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन। यहाँ महिला शिक्षा यानी कि स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। महिलाओं की शिक्षा के प्रसार हेतु महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट आता है कि 1913 और 1917 के सैडलर आयोग की सिफारिश पर अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, यानी कि 1913 का जो भारतीय शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव था और 1917 का जो सैडलर आयोग था, इन आयोगों की सिफारिशों पर, इन आयोगों के प्रस्तावों के अनुसार ही भारत में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कि 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इनके विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय को पूछा जाता है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना को बार बार पूछा जाता है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिए। 1913 से 1917 के सैडलर आयोग के तहत जो विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव बनाया गया था, उसी के तहत अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय तथा 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
और 1917 में चल करके पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यानी एक तरफ आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होता है, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया जाता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और नेक्स्ट होता है 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो इसको हमें याद रखना, 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और इसी तरह से जब हम और यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालयों की स्थापना, कई विश्वविद्यालय स्थापित की गए, उसके लिए अलग से सूची है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है चूँकि ये प्रारंभिक दौर में स्थापित किए गए हैं, ब्रिटिशकालीन दौर में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनकी स्थापना के समय को जरूर पूछा जाता है। और बाकी विश्वविद्यालय जो खासतौर से उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं उसको हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते समय उसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारा वीडियो भारत में शिक्षा का विकास से लेकर के है और इसके बाद अभी और भी आयोग हैं जिसको हम अब अगली वीडियो में देखेंगे, चूँकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रयास ऐसा है कि यहाँ पर मैं सिर्फ सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में लगभग और जो अभी जो अतीत में जो परीक्षाएं बीती हैं उन पर कॉम्पिटिशन्स में यहीं से प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। इसलिए इन्हीं इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं समाप्त करता हूं अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अगर आप लोगों के अच्छा लगे, आप लोगों को उपयोगी लगे, आप खुद देख सकते हैं अपने पेपर्स को, अपने आंसर को लेकर के कि यहाँ से क्वेश्चंस कितने पुटअप हो रहे हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है किसी भी पेपर में तो इससे वह बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे प्रयास के लिए बस आपकी एक छोटी सी मदद, सब्सक्राइब एवं लाइक की ज़रूरत है। तो इसके आगे अन्य प्रावधानों के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।